हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे से होंगे। और क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स की जो हम बात कर रहे हैं ये भी अच्छा चल रहा होगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो उस मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट से, या जो व्हाट्सएप नंबर होता है उस पर भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये चीजें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसको आप थोड़ा सा कर दीजिए। ये भी ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी 5th लेक्चर है। स्टार्टिंग के 4 लेक्चर अपना हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5th लेक्चर में, और 5th लेक्चर में अपने पास है, 5th लेक्चर में है ओम्स लॉ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था इसका, ओम्स लॉ का आपसे, और बताया भी था कि ओम्स लॉ में डिस्कस करना है। ये डिस्कस किया था, ये नहीं डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ क्या है। लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था कि हाँ भाई चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ करेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ काफी सिंपल है। कई बार आप लोग यूज करते हो कि ओम्स लॉ इक्वल टू क्या, ओम्स लॉ को क्या बोलते हैं, V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आई आर। एक बात और आपको बताएं, ज्यादातर आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये करंट स्मॉल आई होगा कि कैपिटल आई। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, दोनों से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहली चीज। सेकंड, अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ के लिए V इक्वल टू आई आर, इस पर भी शॉर्ट वीडियो बनाया हमने कि V इक्वल टू आई आर इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वे होता क्या है, कैसे करते हैं, तो ये जानने से पहले ओम्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये हम जान लें। ठीक है, ओम्स के एक्सपेरिमेंट में 3 चीजों का यूज किया गया, बेसिकली 2। तीसरा गैल्वेनोमीटर है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, थोड़ा सा बता दें आपको, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं तो हमें सब चीजें जानना है। गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक डिवाइस होता है और इसका काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को बताना, करंट को डिटेक्ट करना, बस नहीं। एक्चुअल में आपको थोड़ी सी कुछ चीजें और बताएं। गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को बताता है, करंट को डिटेक्ट करता है। इसीलिए देखिएगा गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है ना, ये हमेशा कहां होता है, 0 पर, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, बाकी दूसरी तरफ आप एमीटर या वोल्ट मीटर देखिएगा तो इसका 0 यहां पे होता है, वोल्ट मीटर का भी 0 यहाँ पे होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है बिल्कुल बीच में होता है। अगर करंट इधर आ रही है तो इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा, अगर करंट उस तरफ जा रही है तो डिफ्लेक्शन उस तरफ आएगा इसका। ठीक है, तो इसका यूज हम ओम्स लॉ में कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 चीज ऐसी है, एक है एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। ये 2 चीजों का हम डिस्कशन करेंगे इसमें। पहले ओम्स लॉ जानने से पहले होता क्या है तो थोड़ा सा आपको बता दें, इसमें डिटेल में तो खैर बहुत ज्यादा पढ़ना ही है आगे। ठीक है, एमीटर जो होता है, एमीटर, ये बेसिकली हम इससे क्या मेजर करते हैं, करंट। एमीटर के हेल्प से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है, जो आर की हम बात करते थे, इसके साथ हमेशा सीरीज में लगा होता है एमीटर। ठीक है, अगर ये रजिस्टर है तो इस रजिस्टर के साथ एमीटर लगता है सीरीज में। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्ट मीटर जो होता है ना बेटा,
ये हमेशा रजिस्टर के साथ कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। ये वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्लियर है? एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसी के आगे एक चीज और आता है जिसका की नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको ये एक रजिस्टर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका जो रेजिस्टेंस है कितना है? 10 ओम। ओम जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओम किसकी यूनिट होती है? ओम जो होती है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो फिक्स है, जब भी ये वायर हम लेंगे ये शो करेगा कि रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम का। बाकी आप देखते होंगे डायग्राम में बना होता है, कुछ इस टाइप से बना होता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना होता है, आप देखिएगा डायग्राम में कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे वायर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? एक वायर होता है, तो यहां से हम कनेक्शन दे देते हैं और दूसरा कनेक्शन यहां से निकालते हैं। इस शेप का होता है रियोस्टेट, ठीक है। आप सर्च करके देख सकते हो गूगल, बहुत ज्यादा चूंकि डायग्राम पे नहीं जाना है मुझे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस में जो आर होता है ये फिक्स होता है। रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल होता है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में हम लोग इसको, आप देखिएगा, तो या तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं रियोस्टेट को, या फिर कुछ डायग्राम्स में हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो ये या तो ये दोनों चीज है। एरो लगा दिया मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। या तो हम ये यूज करेंगे या हम ये यूज करेंगे, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओम्स लॉ में जो सर्किट डायग्राम के हेल्प से भी हम ओम्स लॉ की बात नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे इसके आगे। पहले तो हम समझने की कोशिश करें कि ओम्स लॉ में किस किस इंस्ट्रूमेंट का कैसे कैसे यूज होता है। तो एक हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसका यूज हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यहां नहीं करेंगे, ठीक है। क्या जरूरत है सर्किट को कॉम्प्लिकेट करने की। दूसरा है एमीटर। एमीटर जो होता है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को मेजर करता है, जैसा कि उस समय डिस्कस किया था। दूसरा वोल्ट मीटर, जिसको कि V से रिप्रेजेंट करते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, जबकि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। फिर आता है रियोस्टेट, या जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये होता है। और एक चीज और आती है जिसको कि हम बोलते हैं की या स्विच, ये होता है। स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, की को क्लोज कर दिया, करंट का फ्लो तो होने लगा। स्विच को क्लोज कर दिया, करंट का फ्लो होने लगा। तो या तो आप की यूज कर लो या आप स्विच यूज कर लो, जो भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं ओम्स ने कैसे क्या किया था, इसका डिस्कशन करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ओम्स ने क्या किया था कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक सेल लिया। ये हो गया बैटरी का प्लस टर्मिनल या माइनस टर्मिनल। कोई भी बैटरी अगर आप लेते हो तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर इसके बाद इस बैटरी को इन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे? जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे थे, और ये है अपना रियोस्टेट, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि इसके साथ सीरीज में लगा दिया एमीटर, सीरीज में लगा दिया एमीटर।
और यहां लगा दिया रेजिस्टेंस। मींस एक रेजिस्टर जिसका की रेजिस्टेंस R है और इसके पैरेलल में इन्होंने लगा दिया क्या, वोल्ट मीटर। ये किया ओम्स ने। ये ओम्स का सर्किट डायग्राम है। एक चीज इसमें जरूर थी और उन्होंने क्या किया साथ में कि यहां पे लगा दिया एक चीज, ये था ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम। क्लियर है? एक बैटरी लगा दिया, एक की लगा दिया, की को इस तरफ या उस तरफ कहीं भी लगा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? आप ये मत सोचो कि अरे यार सर ने तो किधर लगा दिया, मैक्सिमम बुक्स में उधर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो। भाई ऐसा थोड़े है कि जो आपके घर में बोर्ड है, अगर एक आ जाए कि यार बोर्ड का स्विच यहाँ पे है, इसकी बजाय अगर 1 फीट इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो बल्ब स्लो जलेगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम स्विच को रखते हैं। भाई अगर मान लो रात में सो रहे हैं, बेड के पास स्विच रखा है तो बेड अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। अब बेड का स्विच है, पता चले कि 4 फीट दूर रख दिया, तो मतलब क्या उसका बेड स्विच का। ठीक है? इसी तरह से मान लो स्टडी कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि टेबल के आसपास स्विच हो। ठीक है? उसी तरह से जब डायग्राम बनाते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि जहां हमारे पास जगह होती है, चूंकि इधर रियो स्टेट बना चुके थे तो स्विच को हमने यहां कर दिया। ठीक है? अब तो ये हो गई बैटरी। ठीक है? बैटरी का ईएमएफ हमने मान लिया ई। ठीक है? ईएमएफ क्या होता है सब डिस्कशन करेंगे हम आगे। ठीक है? ये लगा दिया की स्विच कि भाई इसको चालू और बंद कर सकें सर्किट को। सर फिर बता दूं, सर्किट अगर स्विच क्लोज किया मीन सर्किट क्लोज, क्लोज हो गया तो करंट के फ्लो का मौका मिल जाता है। स्विच ओपन मींस कुछ नहीं, काम नहीं करेगा। तो ये कंडीशंस होती है। तो अब हम आते हैं इसके बाद से आगे। तो आगे हमें क्या मिला, एमीटर। एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं रजिस्टर के साथ, पैरेलल में। तो ये कंडीशंस अपने पास होती है, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। और यहां लगा दिया रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से। तो हमने किया क्या, आपको बताएं थोड़ा सा कि हमने इसमें ऐसा ग्राफ लिया। ये ले लिया हमने। ठीक है? ये ले लिया हमने। ठीक है? अब ये है अपना वाई एक्सिस। तो इसको वाई नहीं लिख के हम यहां पे करेंगे कि जो एमीटर की रीडिंग है, एमीटर क्या बताता है, करंट, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है? फिर सेकंड क्या आता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग बताएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे। ये काम हम करेंगे, एमीटर को यहां पे, वोल्ट मीटर की रीडिंग को यहां पे। तो हमने क्या किया कि स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को किया हमने क्लोज। अब स्विच को क्लोज करने के साथ जो ही क्लोज किया, मान लो रियो स्टेट है। ठीक है? रियो स्टेट पहले इस पोजीशन पे है, 0.1 की पोजीशन पे। देखो इसको धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे या रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो जब रियो स्टेट यहां पे है तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये जो रीडिंग है एक अलग से बना रहे हैं, एमीटर की है, और दूसरी वाली रीडिंग जो है वो किसकी है, वोल्ट मीटर की। तो पहले स्टार्टिंग में जो पॉइंटर था वो 0 पे था दोनों। स्टार्टिंग में एमीटर का जो पॉइंटर था वो 0 पे था, वोल्ट मीटर का भी पॉइंटर कहां था, 0 पर। दोनों ही पॉइंटर यहां पे थे, 0 एंड 0 पर थे। ठीक है? जो ही हमने स्विच को क्लोज किया और पोजीशन 1 पे लेके आए रियो स्टेट को, हमने देखा कि एमीटर यहां पे आ गया और वोल्ट मीटर यहां पे आ गया।
यानी यहां से इस पोजीशन पे आ गए। तो एमीटर की रीडिंग देख ली, मान लो 1 2 3 4 कुछ भी आ गया। वोल्ट मीटर की भी देख ली, तो यहां से वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग देखी और यहाँ पे पॉइंट मार दिया। ठीक है, भी आई। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा और इसको चेंज किया, इसकी पोजीशन को 0.1 से लेके कहां पे चले आए, 0.2 पर। ये जो यहाँ एक वायर होता है ना जिसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ चेंज होता है। तो जब इसको स्लाइड करके यहां पर लेकर आए 0.2 पर, तो हमने क्या देखा कि वोल्ट मीटर यहाँ पे आ गया और एमीटर यहाँ पे आ गया, ये रीडिंग और ऊपर चली गई। फिर हमने जो येलो कलर से बनाई है उसके अकॉर्डिंग देखा कि भी इतना है तो यहां आ गए, आई इतना है तो यहां आ गए, तो भी और आई। फिर एक पॉइंट मार्क कर दिया हमने। ठीक है, तो लगा कि यार चलो दो तो हो गया। अब एक काम करते हैं, हम आते हैं कहां पे, थर्ड पोजीशन पे। हमने क्या किया कि ये सेकंड के बाद इसको लेकर आए कहां पे, थर्ड पोजीशन पे। जब थर्ड पोजीशन पे लाए तो थर्ड पोजीशन पे लाने के ही साथ हमने क्या देखा कि वोल्ट मीटर चला गया यहाँ पे, एमीटर चला गया यहाँ पे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फिर जब वोल्ट मीटर कुछ आगे गया, एमीटर भी कुछ आगे गया, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर से यहाँ पे मार्क किया हमने। ठीक है, फिर हम चले आए इस फोर्थ पोजीशन पे। फिर वोल्ट मीटर की कुछ रीडिंग आई यहाँ पे और इसकी कुछ रीडिंग आई। फिर हमने एक और पॉइंट मार्क कर लिया। फिर हमने क्या किया कि जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, थोड़ा सा डायग्राम में सही से कर लो। तो फिर हमने क्या किया, जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी अगर भी को बढ़ाते जा रहे हैं तो आई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मीन्स अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये आई भी इंक्रीज हो रहा है। वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो रही है तो करंट की भी रीडिंग इसी के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि भी क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हो गया था। तो अब सुनिए ओम्स लॉ क्या है, ध्यान से। ठीक है, ओम्स लॉ ये कहता है कि इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। क्या होता है फिजिकल कंडीशन भाई, मतलब कि ये जो रजिस्टर है ना, जो वायर वगैरह है, इनकी लेंथ, ये जो थिकनेस वगैरह जो होती है, एरिया क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर, इन्हीं को हम कहते हैं फिजिकल कंडीशन। तो क्या होता है, इफ फिजिकल कंडीशन दैट इज लेंथ, एरिया of cross section and temperature remains unchanged, then potential difference will be directly proportional to the current. Then potential difference will be directly proportional to the current. ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन ब्रैकेट में यूज करना है, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब कांस्टेंट साइन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको कि बोलते हैं आर। तो क्या हो जाएगा, V अपान आई इक्वल टू आर, where R is कांस्टेंट। कब कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है उस केस में आर भी हमारा कांस्टेंट है, और इसी आर को बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं,
रेजिस्टेंस। और फिर हम बोल सकते हैं कि V इक्वल टू I इंटू R। अब इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था मैंने, उस समय मैंने आपसे पूछा था कि इज V इक्वल टू आई आर इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने उसमें बताया था नो, V equal to IR is not a correct definition of Ohm's law because of that it's applicable when physical condition remains constant। यानी ये तभी एप्लीकेबल है, तभी पॉसिबल है जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। और फिजिकल कंडीशन क्या होती है डिस्कशन कर चुके हैं, लेंथ, एरिया ऑफ टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। अगर ये कांस्टेंट है तो ओम्स ने कहा था कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज आती है, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, B इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। और अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ R इक्वल टू यूनिट ऑफ V अपॉन आई, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम, जिसको कि इससे डिनोट करते हैं। मतलब थोड़ा सा अच्छे से बना दें तो हम आपसे ये कहेंगे कि भाई हम इसको ओमेगा वाला साइन से डिनोट करते हैं, ये होता है ओम्स के लिए। अब एक चीज और समझिए, थोड़ा सा हमें अच्छे से इसको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, तो देखिए R इक्वल टू क्या है बेटा, R इक्वल टू है V अपॉन आई। ठीक है, अगर कंडीशन क्या हो, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो यहां पे पुट कर दीजिए। तो R इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1, यानी कि ये हो गया 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 ओम इज द, क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ohm can be defined as a 1 volt per ampere। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी है, सब्जेक्टिव की एक खासियत होती है, मैं फिर कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई अपनी बात कहता है तो कहने के कई तरीके होते हैं, सेम सब्जेक्टिव वही है क्वेश्चन। तो 1 ओम की सेकंड डेफिनेशन क्या होगी कि 1 ओम कैन बी डिफाइंड एज इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर is 1 volt and current flow in the resistor is 1 ampere, then the resistance of the resistor is 1 ohm। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर है, कोई भी रजिस्टर है, यहां पे मान लो कोई रजिस्टर है, ठीक है, और इस रजिस्टर में अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इस रजिस्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज अ रजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस if potential difference across the resistor unity and current flow in the same resistor is 1 ampere, then the resistance of the resistor is 1 ohm। तो ये आपका ओम्स लॉ की डेफिनेशन हो गई। अब ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप, जैसे आपकी बुक्स वगैरह में दे दिया है। तो स्लोप क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पहले कहा था, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कि छोटी छोटी चीज जैसे मीटर वोल्ट मीटर हम डायरेक्ट बता देते हैं, बट ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये होता क्या है, पहले तो हम जाने। तो यहाँ पे हम उस चीज का डिस्कशन किए हैं, तो हम आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे
कि स्लोप से हम लोग जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था उससे क्या-क्या चीजें मिलती है, किसी ग्राफ में हम क्या-क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप वीडियो देखिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट्स लाइक कर दीजिए, इतनी एक एक्सपेक्टेशन आपसे होती है हमें, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।